नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको उसकी शक्ल दिखा देता हूँ। तस्वीर ये है लेपर्ड की। दोनों तस्वीरें लेपर्ड की हैं, अर्थात तेंदुए की है। और ये है टाइगर की, अर्थात बाघ की। दरअसल उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में आजकल इन दोनों जानवरों की दहशत फैली हुई है। ठीक, कुछ लोगों को ये लोग मार के खा गए हैं। तो बहुत ही आक्रोश मचा हुआ है क्षेत्र में कि जानवरों को आदमखोर घोषित किया जाए। लेकिन इस पे हाईकोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी करी है एक, उसी के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। और फिर हम ये भी पता लगाएंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसके संबंध में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के संबंध में। ठीक, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये है टाइगर और ये है लेपर्ड। बिग कैट्स की कैटेगरी में ये दो रहे। दो और होते हैं जिसको हम कहते हैं लायन, और एक होता है कौन, चीता। इसके अलावा जैगुआर, प्यूमा, ब्लैक लेपर्ड, स्नो लेपर्ड भी बिग कैट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन बिग फोर में ये आते हैं। तो ये दो रहे आपके सामने, जिसमें सबसे बड़ा होता है कौन, टाइगर। ये हम मान लेते हैं कि ये तस्वीर है रॉयल बंगाल टाइगर की। इसके अलावा इसकी कुछ सब स्पीशीज भी हैं, जिसमें सबसे बड़ा साइज होता है साइबेरियन टाइगर का, जो होता है रशिया में। ठीक है, कभी उस पर भी वीडियो बनाएंगे हम अलग से। ठीक, तो मामला देखते हैं क्या है। मामला यह है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने अमर उजाला में प्रकाशित खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जनहित याचिका के रूप में सुनवाई करी। मामला है बाघ या तेंदुए को मारने से, कि उनको मारना है, बाघ या तेंदुए को। इन दिनों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, भीमताल क्षेत्र में बाघ ये या होगा या तेंदुए के हमले से दो लोगों के मारे जाने की खबर है, जिससे आदमखोर बताकर मारने के आदेश दिए गए हैं। परंतु हाईकोर्ट का मानना है कि हिंसक वन्यजीव को चिन्हित किए बिना मारा नहीं जा सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। कोर्ट ने कहा कि ये पता लगाना जरूरी है कि हिंसक वन्यजीव बाघ है या तेंदुआ, तो फिर उसे मारने के आदेश कैसे दे दिए गए, जब पता ही नहीं है कि मारा किसने है, तेंदुए ने मारा है या बाघ ने। इसका पता लगाने के लिए कहा है कोर्ट ने, बहुत ही सख्ती से कहा है। कोर्ट का कहना है कि हिंसक जानवर को मारने के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की संतुष्टि आवश्यक है। ये देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें। ठीक है, किसकी अनुमति आवश्यक है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की संतुष्टि होनी जरूरी है। किसी नेता के आंदोलन से इस तरीके से हम कदम नहीं उठा सकते हैं। जैसा कि क्षेत्र में बवाल मचा हुआ है, तो नेता लोग क्या कहेंगे, जाहिर सी बात है कि लोगों के हित में बात करेंगे, क्योंकि उनको वोट चाहिए। लेकिन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है पूरी दुनिया में, इसको बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दरअसल हम उनके क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, वो तो अपने क्षेत्र में घूम ही रहे हैं। उन्हें क्या पता क्या नैनीताल, क्या अल्मोड़ा। बाघ घूमता घूमता आ गया होगा कि चलो नैनीताल घूम कर आते हैं आज, है ना, पता ही नहीं चला। उसको क्या पता सीमाएं कहाँ पे ख़त्म हो रही क्या नहीं हो रही हैं। तो माना जा रहा है कि ये बाघ रामनगर के जिम कॉर्बेट से होता हुआ, अल्मोड़ा से होता हुआ जागेश्वर तक भी पहुंच गया है बाघ, ऐसा माना जा रहा है। पिछले दिनों अखबार में मैंने तस्वीर देखी थी, जिसमें लगभग 3 डिग्री सेल्सियस जहाँ का तापमान होता है, बहुत कम, वहाँ तक बाघ देखे जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टफ एनवायरनमेंट होने के बावजूद भी बाघ सर्वाइव कर रहा है। यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी में बाघ अभी भी क्या है, अपने आप को फिट बना के रखे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस मामले में। तो किसी नेता की आंदोलन की जरूरत नहीं है, ऐसा कोर्ट ने कहा। ठीक, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। अच्छा, अब कुछ कोर्ट ने जब अपनी बातें बोल रहे थे, कोर्ट चीफ जस्टिस लोग, तो उन्होंने कुछ धाराएं बताई कि किस धारा के अनुसार क्या किया जाना चाहिए। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको देख लीजिए ये क्या चीज़ है। ठीक, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की धारा सेक्शन 11A में हिंसक वन्यजीव को मारने के आदेश पर कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट करके निर्देश हेतु अगली सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तिथि नियत कर दी है। चलो, ये तो खैर अपनी उन्होंने डेट दे दी, लेकिन इसमें की पॉइंट है हमारा 11A सेक्शन जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की धाराएं क्या कहती हैं, ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है जानना।
इसके अंतर्गत 3 परिस्थितियों पर गौर किया जाना चाहिए। पहला, ऐसे हिंसक जानवर को उस क्षेत्र से खदेड़ देना चाहिए। ठीक। दूसरा, ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि उसको बेहोश किया जा सके और उसको रेस्क्यू सेंटर भेजा जा सके। ठीक है, उसको कैप्टिविटी में रख देंगे, बांध के पिंजरे में। तीसरा, मारने जैसा कठोर कदम अंत में उठाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने सख्ती से कहा कि जब पता ही नहीं था कि हमलावर वन्यजीव बाघ या तेंदुआ है तो उसे मारने के आदेश कैसे दे दिए गए। ठीक है, तो फिलहाल अब इतना आसान नहीं होगा इन हिंसक जीवों को मारना, क्योंकि कोर्ट ने खुद क्या लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है। अब जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी है, तो एक खबर की चर्चा करी हमने, क्योंकि दहशत फैली हुई है इन दोनों जीवों की वजह से। इसके संबंध में और भी क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए, देख लीजिए। हमें जानना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए, इन सीटू के 2 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। एक तो है नेशनल पार्क का, सेंचुरी का, और भी कुछ अन्य एग्जाम्पल हैं इसके। एक्स सीटू में देखते हैं रीलोकेशन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि कोई स्पीशीज ऐसी है जो खतरे में है, उसको रीलोकेट करके उसको कैप्टिविटी में रखा जाता है और उसका ध्यान रखा जाता है। जूस इसके एग्जाम्पल हैं, बॉटनिकल गार्डन इसके एग्जाम्पल हैं। तो नेशनल पार्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू। यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है ये। ठीक है, इन सीटू अर्थात जानवर को जिस स्थिति में है उसको उसी की कह सकते हैं कि प्राकृतिक आवास उसको मिल जाता है और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाती। दैट इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर, ये सारे कदम उठाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। आप देख सकते हैं कि पूरे भारत में इन सब की भरमार है। आपको पढ़ना होगा नेशनल पार्क के बारे में, सेंचुरीज के बारे में, टाइगर रिजर्व्स के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। उत्तराखंड में भी हैं सारे, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा, इंडिया के साथ साथ उत्तराखंड में भी। अच्छा, भारत सरकार ने जीवों को बचाने के लिए कुछ प्रोजेक्ट भी चलाए स्पेसिफाइड, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया, 1973 में, पता होगा आपको। माइक प्रोग्राम का संबंध किससे है, एलिफेंट को सेव करने से है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया था, 1992 में। प्रोजेक्ट वल्चर कब चलाया गया था, 2006 में। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, क्या करने के लिए, मैच द फॉलोइंग करने के लिए कि ये सारे प्रोजेक्ट क्या हैं, कब चलाए गए, जरा बताइए। मस्क डियर प्रोजेक्ट 1972 केदारनाथ से शुरू किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, इसके लिए आप जानते ही हैं उत्तराखंड में स्नो लेपर्ड पाया जाता है। कहाँ पर हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बना है, ये क्वेश्चन भी इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, आ सकता है क्वेश्चन। प्रोजेक्ट रेड पांडा कब शुरू किया गया था, 1966 में। गैंडे यानी कि प्रोजेक्ट रीनो कब चलाया गया था, 1987 में। प्रोजेक्ट गिर, गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात में है। किस चीज़ के लिए जाना जाता है, एशियाटिक लायंस, द ओनली होम ऑफ एशियाटिक लायंस के लिए जाना जाता है गिर नेशनल पार्क। ओके, इसके अलावा प्रोजेक्ट ऑलिव रिडली टर्टल, ठीक है, कछुए उड़ीसा के तट पर पाए जाते हैं, इनको इनके कंजर्वेशन को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, कई सारे प्रोग्राम चला रही है। और यहाँ से यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। इसी प्रकार से कई सारे पक्षी हैं, है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, फ्लाइंग फॉक्स है, और पूरे भारत में कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कई प्रकार के वन्य जीव आपको देखने को मिलेंगे। कंजर्वेशन प्रोग्राम जारी है, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा IUCN नाम सुना होगा आपने, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्होंने एक रेड डाटा बुक शुरू करी थी 1963 में। और इस रेड डाटा बुक में जानवरों की 9 कैटेगरी या वन्य जीव की 9 कैटेगरी बताई थी, और ये रहे उसके कोड। EX का मतलब होता है एक्सटिंक्ट, खत्म हो गया, एंडेंजर्ड, ठीक है ना, इन वाइल्ड। EW का मतलब क्या है, एंडेंजर्ड इन वाइल्ड, ठीक है ना, ये हो गया, सॉरी, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ये है एंडेंजर्ड, ये है क्रिटिकली, क्रिटिकली कह सकते हैं। R का मतलब खोजिएगा, वल्नरेबल हो गया, ये हो गया। NT का मतलब हो गया होगा, आप इसका नंबर, इसका मीनिंग खोजिएगा, ठीक है। और डाटा डेफिशिएंट हो गया, नॉट अवेलेबल, ठीक। इसके आप कोड्स का मीनिंग खोजिएगा, जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको भी, ठीक है। ये तो वल्नरेबल हो गया, NT
LC, डाटा डेफिशिएंट और NE, इन सब के मीनिंग है कुछ ना कुछ। तो ये जो आपको बताया गया है EX, EW, ENCR, इस कैटेगरी में कौन कौन से जानवर शामिल हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे इन सब के मीनिंग लिख के भेजेंगे। किताब खोल के देखिए, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, सॉरी। तो LCDDNE का मीनिंग आप मुझे खोज कर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, एनवायरमेंटल साइंसेस का। और यहाँ से यूपीएससी खास तौर पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाता है। और ये मान के चलिए कि ये ऐसा सेक्शन है जहाँ से हर बार क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक। तो कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, अच्छी तरह से एग्ज़ाम दीजिएगा RO वाला। और हो सके तो कंसंट्रेशन लेवल अपना हाई रखिएगा उन 2 घंटों के लिए। उन 2 घंटों में आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, ठीक है। तो चीज़ें रिकॉल करेंगे, चीज़ें धीरे धीरे याद आएंगी और बिल्कुल भी प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी ही कल। थैंक यू।